खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने पूरे मुल्क में जबरदस्त मुजाहरा किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत के इशारे पर ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और अवाम पर इजाफी बोझ डाला गया है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बैनुल-अक़वामी बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी ही नहीं, फिर भी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। इसको लेकर तमाम तरफ मुखालफत हो रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदुस्तान में मोदी सरकार आने के बाद अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया है। ये दावा अमेरिका की एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में आरएसएस की घर वापसी को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि हिंदुस्तान ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ऐसे में क्या रिपोर्ट को सिर्फ खारिज कर देना मसले का हल है या इसके लिए कुछ इक़दामात भी करने होंगे? हम आपको बता दें कि मजहबी आजादी से मुताल्लिक़ एक अमरीकी पैनल ने आरएसएस और दीगर हिंदुत्ववादी तंजीमों की सरगर्मियों पर सख्त तनकीद की है। इसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और हकीकतन अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है या नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल तो कई तरफ से उठ रहे हैं। उसके लिए हमारे क्या इक़दामात हैं वो हमें भी देखना होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार जनाब शबाब अनवर साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं बीजेपी लीडर दया शंकर सिंह साहब और भी कई मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने पूरे मुल्क में जबरदस्त मुजाहरा किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत के इशारे पर ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और अवाम पर इजाफी बोझ डाला गया है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बैनुल-अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत बढ़ी ही नहीं है, फिर भी तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। यूथ कांग्रेस ने कीमत बढ़ाए जाने के खिलाफ दिल्ली, पटना, भोपाल और नागपुर के अलावा कई शहरों में जबरदस्त मुजाहरा करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर मरकज को निशाने पर लिया। लालू यादव ने कहा कि पेट्रोलियम के बढ़ रहे दामों को अवाम के लिए ज़लज़ले से भी बड़ा झटका उन्होंने बताया। पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस समेत उसकी मुंसलिक तंजीमें मुजाहरा कर रही हैं। मुजाहरीन का कहना है कि अच्छे दिन लाने का वादा करके मोदी हुकूमत इक़्तिदार तक पहुंची है और अब मोदी सरकार वादा खिलाफी कर रही है। ब्लैक मनी मामले में नाकाम ये सरकार अब महंगाई की मार देने लगी है। एनएसयूआई कारकुनान ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुजाहरा किया। हम बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ने जो अच्छे दिनों का जो दिलासा देकर देश की जनता को ठगा है वो एक दिखावा था, एक जुमला था। पहले की भूमि अधिग्रहण बिल, फिर तेल के रेट बढ़ाना, किसानों की रोज की रोज हत्याएं हो रही हैं, ऊपर से तेल के रेट बढ़ाकर किसानों के ऊपर एक महंगाई का भार डाला जा रहा है। हम इस देश को बताना चाहते हैं कि अपनी तेल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले, वरना एनएसयूआई दिल्ली में गली गली में जाकर प्रदर्शन करेगी और चक्का जाम करेगी। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने की मुखालफत की है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम के तई संजीदा नहीं है। उनका कहना है कि यह मोदी हुकूमत की गैर संजीदा होने की दलील है। वाज़ेह रहे कि तेल कंपनियों ने आम लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया है। जुमेरात की निस्फ शब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपये 96 पैसे और डीजल 2 रुपये 37 पैसे महंगा हो गया है, यानी कीमतों में 6.68% का इजाफा किया गया है। मकामी टैक्स जोड़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल अब 63 रुपये 16 पैसे फी लीटर मिलेगा। पहले इसकी कीमत 59 रुपये 20 पैसे फी लीटर थी। वहीं डीजल अब 49 रुपये 57 पैसे फी लीटर के हिसाब से मिलेगा। डीजल की कीमत में 5.02% का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है।
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की दो वजह बताई जा रही हैं। पहले, खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतें अब $62.25 फी बैरल हो गई हैं। गुज़श्ता 15 दिनों में खाम तेल की कीमत में 8.37% का इजाफा हुआ है। दूसरी वजह रुपए की कमजोर हालत है। रुपए की कीमत गुज़श्ता 4 माह में सबसे नीचे है। रुपए की कीमत 63.20 रुपए फी डॉलर है। पिछले दिनों में रुपया 81 पैसे कमजोर हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर सहाफी शबाब अनवर साहब। फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी लीडर दयाशंकर सिंह साहब, कांग्रेस लीडर और भी कई लीडरान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। शबाब अनवर साहब, एक मुल्क के आम शहरी के तौर पर आप और साथ में सहाफी होने के तौर पर इस बड़े इजाफे को आप कैसे देखते हैं कि अचानक इतनी, एक तो महंगाई की मार से पहले ही आवाम की कमर टूटी हुई थी, ऊपर से तेल और डीजल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई यकीनी तौर पर फिर बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल खालिद साहब, जैसे कि आपने खुद कहा कि मुतजाद बातें आ रही हैं। सरकार ये कह रही है कि खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, रुपए में भी गिरावट आई है, जबकि अपोजिशन कह रही है कि इजाफा नहीं हुआ है। जी, अगर वाकई खाम तेल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ तब तो ये बहुत बड़ा झटका है। और डीजल की कीमत जिस तरह से बढ़ी है, इस वक्त किसान की बात चल रही है, किसानों के सिलसिले में जी, तो रास्त तौर पर किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला है, क्योंकि डीजल सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है। और ये सरकार कहने जा रही है कि हम किसान के मफाद में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए हम सबके लिए कि वजह क्या है। जैसा कि सरकार अगर कह रही है तो सही कह रही है कि नहीं, और अपोजिशन अगर कह रहा है कि खाम तेल की कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है, तो ये पूरी तरह से गलत है। और महंगाई की जहां तक बात की जाएगी, और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि अब तक जितने इजाफे हुए हैं वो अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। जी, हमारे साथ फोन लाइन के आपके पास आते हैं शबाब अनवर साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे, बातचीत में शामिल होंगे बीजेपी लीडर दयाशंकर सिंह साहब। दयाशंकर सिंह साहब, क्या लगता है आपको, अचानक इतनी बड़ा इजाफा कीमत में, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में करने की क्या जरूरत आन पड़ी? और और कहीं ना कहीं से इसका ध्यान रखना सरकार के लिए जरूरी था कि पहले से ही आवाम महंगाई की मार झेल रही है, आवाम की महंगाई से कमर टूटी हुई है, तमाम चीजों की कीमतें ऊपर बढ़ी हुई हैं, ऊपर से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे में किसान डायरेक्टली जुड़ा हुआ है डीजल से, इतनी डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, क्या कहेंगे आपकी पार्टी ने जो किया है? देखिए, हमारी पार्टी ने डीजल और पेट्रोल इतना सस्ता किया, क्या यूपीए की सरकार ने 10 सालों में कभी एक बार भी इतना किया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, क्या 10 साल यूपीए फर्स्ट और 2 की सरकार की महंगाई चरम सीमा पर की? उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लेकिन दयाशंकर जी, इतनी कम कीमत $40 फी बैरल के हिसाब से पेट्रोल की कीमत कभी भी कम नहीं हुई। हम लोगों को याद नहीं है कभी कि इतनी कीमत कम हुई हो जितनी आपकी सरकार मरकज में बनने के बाद कम हुई है। नहीं, ये तो भारत की जनता और जो है हमारी सरकार की ईश्वर की कृपा है कि ये इस समय हुआ। पिछले दिनों में भी होता रहा है कि क्या कांग्रेस ने कभी कम किया क्या? और ये पहली बार महंगाई जो 10 सालों में बढ़ी हुई थी, उस महंगाई को एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको कंट्रोल किया। और मोदी जी, लेकिन आम बाजार में आम लोगों को महंगाई कम होती तो नजर नहीं आ रही दयाशंकर जी। नहीं, कि जनता इस महंगाई को महसूस कर रही है। आप जिस पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल ही कितने सस्ते हुए, और इसके कारण जो है आज मार्केट में सभी चीजें आप केवल आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, तो आज से 1 साल पहले और आज की, क्या वो सब्जी हो चाहे छोटी मोटी राशन की हो। चलिए, आप बोल रहे हैं कि महंगाई कम हुई है आम लोगों, चूंकि आम लोग इसको महसूस नहीं कर। आप फोन लाइन पर बने रहिए दयाशंकर जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं कौमी एकता दल के सदर अफजाल अंसारी साहब। अफजाल अंसारी साहब, पेट्रोल की कीमत में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है मोदी सरकार जब से बनी है, और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत काफी कम है, कई मुतदाद खबरें आ रही हैं कि चूंकि कीमत में थोड़ा इजाफा हुआ है, रुपया भी कमजोर हुआ है, तो कहीं ना कहीं से रुपया अगर कमजोर हुआ तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार है। तो आखिर पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है जनता, आवाम, और ऊपर से इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ाएं, तकरीबन ₹4 पेट्रोल की कीमत, ₹2.5 तकरीबन डीजल की कीमत। जी, अफजाल अंसारी साहब, इन्होंने
बाजार कह दिया कि बाजार के भरोसे अब डीजल और पेट्रोल की कीमत है। लेकिन दूसरे मुल्कों के मुकाबले हमारे मुल्क में जब बाजार डाउन होता है तब ये सही कीमत पर डीजल और पेट्रोल नहीं बेचते और जब बढ़ती है तब सही कीमत पर बढ़ा देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले 1.5 रुपए और 2 रुपए लीटर घटा था डीजल और पेट्रोल, लेकिन अभी 4 रुपए और 3 रुपए लीटर बढ़ गया। हमें ये चीज सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक नहीं, ये इसके बढ़ने और घटने का असर पूरे सिस्टम पर पड़ रहा। डीजल का दाम घट रहा तब भी महंगाई 10 की 10 और डीजल का दाम बढ़ रहा तो बहाना बना करके महंगाई और बढ़ा दी जा रही है। और जहां तक सवाल है केंद्र सरकार के मंत्रियों का और इनका कि माने ये बात, तो ये मानने वाले नहीं है। सारे मुद्दों पर एक साल में ये फेल है। ये महंगाई का मुद्दा ही लेकर के आए थे और महंगाई के सवाल पर पूरी तरह से ये सरकार विफल हो चुकी है। अब तो ये जिक्र भी नहीं करना चाहते कि काला धन आएगा कि नहीं आएगा, उसको ये भूल जाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि देश की जनता भूल जाए। एक तो काला धन की बात, लेकिन अफजाल अंसारी साहब किसान की आत्महत्या, उसकी खुदकुशी की बात हो रही है। मोदी साहब कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वो किसान के मफाद में, किसान के फेवर में सोच रही है, उसको लेकर इतने हंगामे हैं, उसके बावजूद डीजल की कीमत बढ़ी क्योंकि किसान डायरेक्टली डीजल से जुड़ा हुआ है। अब किसान के सवाल पर तो सारे मुल्क में किसान इस बात से पूरी तरह से अब कोई भ्रम नहीं है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने जो अध्यादेश लाए भूमि अधिग्रहण के, उसके सवाल पर 6 महीना गुजर गया, संसद में बिल पास नहीं करा सके, लेकिन फिर जी हमसे राब्ता टूट गया है अंसारी साहब। दयाशंकर सिंह साहब, आम तौर पर नजर नहीं आ रहा है किसान के मामले को। आप एक आम सिटीजन होने के नाते क्या कहेंगे? पार्टी लाइन से अगर आप हट के हम चाहेंगे कि आप बोले एक आम शहरी की तरह, एक आम सिटीजन की तरह बताएं कि क्या वाकई बाजार में महंगाई इतनी कम हो गई है 1 साल के अंदर जो 1 साल पहले थी, और क्या 2.5 रुपए तकरीबन बढ़ने से डीजल की कीमत किसान पर असर नहीं पड़ेगा और किसान की बात हो रही है, उसके मफाद की बात हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जब से मोदी जी की सरकार आई है डीजल और पेट्रोल बहुत सस्ता हुआ, उसके कारण जो है बाकी चीजें भी सस्ती हुई और जो कालाबाजारी चलता था यूपीए की सरकार में, ये सरकार जब से आई तो कालाबाजारी जहां डंप करके कुछ व्यापारी रखते थे, इस पर भी ये सरकार ने नजर रखी, जिसके कारण मार्केट में सामान आया और उसके कारण जो रोजमर्रा की जो चीजें थी वो सस्ती हुई। आज आप देखिए, आज सब्जी कितनी सस्ती हो गई, दाल कितनी महंगी थी वो देखिए, सरसों का तेल कितना महंगा था आज कितने पर आ गया। आप जाकर के मार्केट में देखिए कितनी सस्ती हुई है पहले से चीजें। केवल विरोधियों के कहने से थोड़ी होता है। मोदी जी ने कहा कि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर पहले उसको जो है उसके रोग को पहले कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके धीरे धीरे उसको खत्म करने की कोशिश करता है। 10 साल की रोग जो महंगाई की ये सरकार ने किया था, उसको ये सरकार ने पहले कंट्रोल किया और धीरे धीरे उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। बहुत नीचे आया है। आज आम आदमी अपने को अच्छा महसूस कर रहा है कि आए दिन की जो महंगाई रोज बढ़ती थी वो उसको कंट्रोल करके डे बाय डे कम हो रहा है। जी, अब कितनी कम है हम जान लेते हैं। आप फोन लाइन पर बने रहिए। शबाब अनवर साहब, आपको क्या लगता है? आप भी बाजार में जाते हैं, आप भी चीजें खरीदते होंगे, क्या वाकई 1 साल के मुकाबले की अगर हम बात करें, 1 साल पहले जो कीमतें थीं, आम जो जरूरत की चीजें हैं वो कम हुई हैं? देखिए, महंगाई कम होने के बाद जो दावा किया जा रहा है दयाशंकर जी की तरफ से एकदम गलत है। आलू सिर्फ लावारिस हो गया था पिछले कुछ दिनों में, चूंकि पैदावार इतनी ज्यादा हो गई थी और रखने की जगह नहीं थी, इसलिए 10 रुपए किलो भी बिका और 20 रुपए में 3 किलो भी बिका। तो आलू को अगर छोड़ दिया जाए तो प्याज अपनी जगह पर रही, 20, 25, 30 इस तरह का रहा। और फिर सब्जियों की तो हालत ये है कि अब लोग भिंडी और तुरई खाने आम बाजार में टमाटर की कीमत अब भी 60 रुपए है, सोचना पड़ रहा है खरीदने 50 और 60 रुपए की कीमत पर। इस तरह की सूरत हाल जो है ये नहीं है। और अफजाल अंसारी साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि जब खाम तेल की बैनुल अक़वामी बाजार में रिकॉर्ड गिरावट हुई
तो उस तनासुब में जो पेट्रोल और डीजल यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत हमारे हिंदुस्तान में कम होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, लेकिन सरकार ने क्रेडिट लिया जी। और जब उसमें इजाफा हुआ तो कहा जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत तब 30 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी, इतनी कम हो जानी चाहिए थी जितनी इंटरनेशनल मार्केट में। जी जी शबाब साहब, उस वक्त जरा सा भी ये ईमानदारी नहीं दिखाई गई कि उसका फायदा आवाम को दिया जाए। मुल्क के एक अच्छा मौका मिला था, दयाशंकर जी खुद कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से हो गया बीजेपी की सरकार में, तो अगर कृपा हुई ऊपर वाले की तो इसका फायदा पब्लिक को देना चाहिए था। बहुत खुशहाल हो जाती है अवाम हिंदुस्तान की, काफी खास करके किसानों की ब्याज चाल रही है। खालिद साहब आपने कहा कि डायरेक्टली किसान डीजल से जुड़ा हुआ है, डीजल भी और सस्ता हो जाता। अब हुआ क्या कि वहां पर तो बेईमानी की गई कि जो फायदा होना चाहिए था वो अवाम को मिला नहीं। और अब जब खाम तेल की कीमत अगर बाजार में बढ़ी भी है तो उसके तनासुब में आपने यहां पर ईमानदारी दिखा दी कि उसके तनासुब में आपने कीमत बढ़ा दी। उस वक्त भी अगर ईमानदारी दिखाए होते तो ये जो तवाजुन है आज गड़बड़ाता नहीं, आज काफी बैलेंस रहता है इतना बढ़ने के बावजूद। जी दयाशंकर जी, बात ये पहले उठ चुकी थी कि पेट्रोल की कीमत जो कच्चा तेल है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत तकरीबन $40 फी बैरल के आसपास पहुंच गई थी, तो हिंदुस्तान में कीमत पेट्रोल की 30 रुपए के आसपास होनी चाहिए, 30-32 रुपए के आसपास। क्यों नहीं सरकार ने आम लोगों को, आम आवाम को फायदा दिया? ये सरकार जो है उसी मात्रा में ये टेक्निकल उस पर बढ़ता घटता रहता है। ये किसी के वो नहीं है कि कोई चाहे कि नहीं हम इतने ही बढ़ाएंगे इतने ही घटाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, पेट्रोल कंपनियां हैं वो तय करती हैं, लेकिन सरकार नजर रखती है, रेगुलेटरी वो कहीं ना कहीं से सरकार के कंट्रोल में है, सरकार प्रेशर बना सकती है, सरकार हालात के हिसाब से तेल कंपनियों को जी के कोऑर्डिनेशन से काम करती है। ये सरकार बहुत कंट्रोल कर रही है। 10 करोड़ लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी लोगों ने छोड़ दिया। मोदी जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की अपील पे आज 10 करोड़ भारत की जनता जो सब्सिडी लेती थी उन्होंने छोड़ दिया कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे। वो पैसा गरीबों में दिया जा रहा है। 31 मार्च तक जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो गैस पे जो एलपीजी है गरीब लोगों के लिए जो उससे गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको जो है 1600 रुपया में 1600 रुपया सब्सिडी दे करके 800 रुपया में कनेक्शन देने का काम किया है जी। तो बहुत सारे गरीब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो पैसे बच रहे हैं वो गरीबों में लगाया जा रहा है जी। जो आपका दावा है, लेकिन आम लोग कितना इससे फायदा उठा रहे हैं यकीनन ये आम लोग ही बेहतर जानते हैं। हमें प्रोग्राम में यहां पर लेना पड़ेगा एक ब्रेक। दयाशंकर सिंह जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका की एक एजेंसी ने यह दावा किया है, एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें यह कहा गया है कि जब से हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत आई है, बीजेपी और एनडीए की क़यादत वाली हुकूमत आई है, तब से हिंदुस्तान में अक़लियत जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, खास तौर से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या सरकार ने जो इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है यही काफी है या कुछ और इक़दाम किए जाने चाहिए। शबाब अनवर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है और हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे इस बातचीत में। एएमयू को डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शेखान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। हम समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां।
आलमी समय, सच की पहचान। 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में बातचीत के लिए गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी शबाब अनवर साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल है बीजेपी लीडर दयाशंकर सिंह साहब, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शिखान साहब। आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में मोदी सरकार आने के बाद अकलियतों में अदम तहफ्फुज का एहसास बढ़ गया है, ये दावा अमेरिका की एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में आरएसएस की घर वापसी को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि हिंदुस्तान ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। हम आपको बता दें कि मजहबी आजादी से मुतालिक एक अमेरिकी पैनल ने आरएसएस और दीगर हिंदुत्ववादी तंजीमों की सरगर्मियों पर सख्त तनकीद की है। पैनल ने मजीद कहा है कि मजहब की बुनियाद पर लोगों में तफरीक करने वाली इंतखाबी मुहिम की वजह से ऐसा हुआ है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट जुमेरात को जारी की गई, जिसमें घर वापसी मुहिम के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तनकीद की गई है। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा है कि अमेरिकी कमीशन को हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात की सही जानकारी नहीं है, लेकिन अपोजिशन ने इस रिपोर्ट से इत्तफाक जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। लेकिन साथ ही खारजी मामलात के माहिरीन ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि हुकूमत को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बाहर की दुनिया हमारे बारे में क्या नजरिया रखती है। इस इशू पर साबिक खारजा सेक्रेटरी सलमान हैदर ने इसे हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला तो बताया, लेकिन इस बात के लिए खबरदार किया कि हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया हमारी हरकतों को देख रही है। यह हमारी अंदरूनी बात है जो हमारे यहाँ होता है। हमें अपने समाज को ठीक रखना चाहिए। गुड वर्किंग ऑर्डर के लोग जो चाहते हैं वो करें। मुझे लगता है कि ये उनकी बात मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमें अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए। जो लोग हमारे बारे में बाहर के लोग जो हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं बाहर के, जो हमारे बारे में कह रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान बातचीत में शामिल हैं डॉक्टर शिखान साहब, दयाशंकर सिंह साहब, और स्टूडियो में मौजूद हैं शबाब अनवर साहब। दयाशंकर सिंह साहब, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कहा गया कि मोदी सरकार जब से आई है मुल्क में माइनॉरिटीज जो हैं खास तौर से वो इनसिक्योर फील करने लगे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं से साजिशें हो रही हैं, मुहिम चलाई जा रही है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। देखिए, ये तो विपक्षी लोग हवा हिंदुस्तान के अंदर करते रहते हैं, हवा बनाते रहते हैं कि मोदी जी आएंगे अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने 15 साल गुजरात में सरकार चलाई। वहां के अल्पसंख्यक वर्गों से पूछिए
जितना सुरक्षित वो 15 सालों में गुजरात में रहे, जितना विकास उन्होंने गुजरात में किया, क्या हिंदुस्तान के किसी और स्टेट? लेकिन इस बात से कैसे इनकार किया जाएगा जयशंकर जी कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की जो मोदी जी के नेतृत्व में 15 साल एक भी दंगा नहीं हुआ गुजरात के अंदर, और आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों दंगे आज जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, और अल्पसंख्यक किन परिस्थितियों में जी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर जो है आकलन होना चाहिए। और मोदी जी सदैव 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, वो न किसी मजहब और धर्म और हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, वो 125 करोड़। इस बात की हम तमाम लोग तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस पर भी इल्जाम रहा है, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं से घर वापसी और इस तरह के इशू, कन्वर्जन को लेकर और तमाम कई इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं से इनसिक्योरिटी का सेंस पैदा कर रही है जो माइनॉरिटीज हैं उनमें। देखिए, कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, आज इस देश की और नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस और उनकी पार्टी के एमपी इस तरह के बयान देते रहे हैं, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, साध्वी निरंजना हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस तरह के बयानात भी देते रहे हैं। नहीं, जो भी बयान देते हैं उसमें सरकार के प्रवक्ता उस बयान का खंडन भी करते रहे हैं। सरकार लेकिन जो सख्ती दिखानी चाहिए थी आपकी गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी साहब को, वो सख्ती नजर नहीं आती है, वो खामोशी नजर आती है कहीं ना कहीं से। सख्ती नजर आती है, सख्ती नहीं होती तो जो एक बार बोलने के बाद जो लोग आज शांत हैं, सख्ती है। यह सरकार विकास के आधार पर चल रही है। चलिए आपके पास आते हैं जयशंकर जी, आपके पास आते हैं और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल है इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर और एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिखान साहब। डॉक्टर शिखान साहब, आपने बीजेपी लीडर जयशंकर सिंह साहब की बात सुनी और जो यूएस की रिपोर्ट आई है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, उसके बारे में भी आप जानते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो अपोजिशन है उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो अमेरिका से जो रिलीजियस फ्रीडम हाउस है उसका जो रिपोर्ट है, मैं इसमें अपोजिशन के साथ नहीं हूं। इसके साथ साथ मैं सरकार के भी साथ नहीं हूं, इसलिए कि सरकार में जो लोग शामिल हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने सत्ता धारण किया है और सत्ता धारण करने के पहले जो बावेला मचाया करप्शन के इशू पे, और सत्ता धारण करने के बाद जो वहां पे इन्होंने दिखाया पूरे देश में हर जगह जो है जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, जैसे परेशान किया जा रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज को कंडेम करता हूं। ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने जनता के साथ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो हिंदुस्तान में जो चीज हो रही है उस पर वो जो है टिप्पणी करे, इसलिए कि मैं इनके साथ बिल्कुल अमेरिकन के साथ इस मामले में नहीं हूं। ये हमारा मामला है, इसलिए कि जो चीज वो हमारे ऊपर जो वो आपत्ति की बात कर रहे हैं, उसी तरह की चीजें वो भी कर रहे हैं दूसरे मुल्क में। वो इसराइल में भी हो रहा है, इसराइल के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद इराक में करवा रहे हैं बहुत सारी चीज। लीबिया में उन्होंने पूरे जो है तहस नहस कर दिया सारा कुछ, उस पे उनकी जो है हाउस रिपोर्ट कुछ नहीं करती। उनके यहाँ रेशियल वायलेंस भी तो हो रहा है। जी जी, देखिए, कोई लेजिटिमेसी नहीं है अमेरिका को हिंदुस्तान के ऊपर टिप्पणी करने का। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार को समझ जाना चाहिए, इसलिए कि सरकार का जो रोल होता है वो बीजेपी ने खत्म कर दिया। बीजेपी बिल्कुल ऐसे संघ परिवार काम कर रही है, ऐसे सरकार नहीं चलेगी। इसलिए कि देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है, पूरे अफ्रीका की संख्या हमारे हिंदुस्तान में 1 बिलियन, वहां पे 1 बिलियन से ज्यादा हम यहाँ पे हैं। हर तरह के लोग हैं, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है यहाँ पे, करीब 15 से 20% मुसलमान है, क्रिश्चियन है यहाँ पे, 8 जो है धर्म के लोग रहते हैं। आप इस तरह से सरकार नहीं चला सकते जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार का जो रवैया थ्रू आउट जो रहा है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, और ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल डेमोक्रेसी का निगेशन है जी। लेकिन डॉक्टर शिखान साहब, सलमान हैदर साहब, उनका ये कहना है कि हमें इस बात के लिए खबरदार भी रहना चाहिए, हमें इस बात के लिए कहीं ना कहीं से कॉन्शियस भी होना चाहिए कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी हरकतों से दुनिया क्या छवि, क्या इमेज हमारी बना रही है, उस बारे में भी हमें हर वक्त सोचते रहना चाहिए। उसी मुताबिक जी, मैं वही कह रहा था कि सरकार को, अगर वो सरकार की तरह काम करेंगे तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। अब आप देखिए कि बहुत सारी चीजों में जिस तरह से मतलब 1 साल का पूरा अगर आंकड़ा लेंगे तो सिवाय निगेटिव चीज के कुछ नहीं मिलता। सारे माइनॉरिटीज जो है वो दहशत में है, सारे माइनॉरिटीज जो है टेरराइज्ड है। तो ये जो मेजोरिटी इन्होंने हासिल किया 288 मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि विनर्स टेक ऑल,
मतलब जो जीत गया उसका सारा कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में, खास करके मल्टीकल्चरल सोसाइटी में। तो मैं ये समझता हूं कि संघ परिवार को भी सीखने की जरूरत है कि एक जो है जो बहु प्लूरल सोसाइटी उसको कैसे चलाया जाए। नेचुरली वो अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो बाहर से टिप्पणी आएगी, बाहर में जो है इस तरह की लोग बात कहेंगे, और वो एक तरह से उनका कहना सही है, बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन उनको नहीं कहना चाहिए जी, वो हम कर सकते हैं जी। ये हमारा इंटरनल मामला है, उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, हमें अंदर से ही खुद को करेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में शबाब अनवर साहब मौजूद हैं। शबाब अनवर साहब, आपने दोनों की बात सुनी, अब आप क्या कहेंगे? क्या वाकई हमें सरकार ने कुछ नहीं किया है? क्योंकि ये इल्जाम लगता रहा हमेशा कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कुछ ऐसे मामला उठते हैं, बोलते हैं वो, लेकिन हमेशा हर चीज को पर वो नहीं बोलते और उसको खामोश करने की कोशिश नहीं करते हैं ऐसे मामला को। जहाँ हाई मामले में देखा गया है, और जहां तक बात अमेरिका की है तो सरासर हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत है। लेकिन एक बात तो यहाँ पर देखनी चाहिए कि किसी घर में अगर झगड़ा होता है, बार बार झगड़ा होता है, तो फिर हम ये देखते हैं रोजाना की जिंदगी में देख रहे हैं रोजमर्रा की कि बार बार किसी घर में झगड़ा होता है तो मोहल्ले के लोगों को आके वहां पर पहुंचना पड़ता है, उस घर में सुलह कराने होते कुछ कहना पड़ता है। तो ये तरीकाकार हो सकता है अगर कोई दूसरा मुल्क उठा रहा है, तो यकीनन हमें इससे खबरदार होना चाहिए, अपने कान खुले रखने चाहिए कि आखिर हमारी इमेज इंटरनेशनल लेवल पर क्या बन रही है। ये एक अहम इशू है। ये बात अलग है कि इस तरह की किसी भी तरह की मुदाखलत हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन आखिर इस तरह की सूरत हाल पैदा क्यों हुई है? लगातार माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी को भी देख लें। इसके अलावा भी जो बातें एक साल के अंदर हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े जमहूरी मुल्क में इससे पहले कभी हुई होंगी। और यही सबब है कि एक मौका मिल गया सुपर पावर को, तो मौका चाहिए किसी को भी एक तरह से ये कहने के लिए कि उस पर अपना रोब झाड़ने के लिए, उसे किसी तरह से ये कहने के लिए कि आप गलत कर रहे हो। तो कुल मिलाकर मामला ये यहाँ पर सामने आता है कि हमें इस तरह हमें मौका नहीं देना चाहिए। हमें, हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम एक तो बाहर की किसी की मुदाखलत न बर्दाश्त करें, लेकिन हम कोई हमारे ऊपर क्यों किसी तरह का रिमार्क्स दे, हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो ये बात बोलते हैं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरक्की के बारे में वो सोचते हैं, 125 करोड़ सरकार के मफाद के बारे में होना चाहिए कि क्यों मुदाखलत करे हमारे मामले में। जी, दूसरे कंट्री को तो फौरन कह दिया जाता है, जी, अमेरिका को क्यों नहीं कहा जा रहा है? जी, तो सरकार ने हालांकि इसको निगेट किया है, इस पर एतराज जाहिर किया है और इसको पूरी तरह से खारिज भी किया है। लेकिन खारिज करना ही सिर्फ मसले का हल नहीं है, वो जरूरी है। तो ये भी जरूरी है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी की तरक्की की बात की जाती है, ये सही मानों में उनके बारे में सोचा जाए। जिस तरह से मुसलसल विश्व हिंदू परिषद या इस तरह के संघ परिवार के और उनकी खुद पार्टी के लीडरान की जानिब से जो बयानात, जो इकदाम होते रहे, वो समाज में कहीं ना कहीं से इंतशार पैदा कर रहे हैं और माइनॉरिटीज में खासतौर से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। इसे खत्म किया जाना चाहिए, तब यकीनन किसी को मौका नहीं मिलेगा कि वो हम पर उंगली उठाए। वक्त की तंगी है, गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दयाशंकर सिंह साहब और डॉक्टर शिखान साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शबाब अनवर साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।